student. Hello student. In this video we are going to discuss natural rubber and vulcanization of rubber. After that we will discuss synthetic rubber. So first of all हम लोग पहले रबर के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर रबर की बात करें तो हमारा जो कंट्री इंडिया है वो रबर के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे है। थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद इंडिया जो है वो रबर प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे है, हमारा कंट्री इंडिया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर जो है वो केरला में होता है, उसके बाद त्रिपुरा में होता है। रबर की जो खेती है वो त्रिपुरा में आजकल काफ़ी ज़ोर शोर से हो रही है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिला है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो हमारे कंट्री के त्रिपुरा में 780 करोड़ का जो है वो रबर से जो है राज्य को जो है फ़ायदा हुआ। त्रिपुरा स्टेट को रबर से 780 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बेसिकली रबर जो है वो हमारे कंट्री में 1963 से रबर का जो बागान जो है वो लगाना शुरू किया गया था। 1963 से। अगर हम बात करें रबर की तो रबर जो है वो दो तरह का होते हैं, एक होता है नेचुरल रबर और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर। तो बेसिकली रबर जो होता है वो लेटेक्स से तैयार किया जाता है। लेटेक्स जो होता है वो पेड़ों को छाल जो है उसको छीला जाता है, तो उससे जो लेटेक्स निकलता है, जो दूध टाइप का जो है वो एक लिक्विड निकलता है, मिल्क टाइप का, वो लेटेक्स कहलाता है। उससे जो है रबर उससे बनता है। बेसिकली उसको किया जाता है कि लेटेक्स को निकाल करके उसमें एसिड जो है डाला जाता है। एसिड जो है फॉर्मिक एसिड उसमें डाल करके या फिर एसिटिक एसिड, और उसको 2 से 3 दिन तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है वो कि उसको जो है सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर उसको शीट बनाया जाता है, रबर का पतला पतला शीट बना के रख दिया जाता है। तो अगर हम नेचुरल रबर की बात करें तो नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री। जैसा कि हमने बताया, द लेटेक्स इज कोगुलेटेड विद एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। द कोगुलेटेड मास इज द देन स्क्वीज्ड सुखाया जाता है। द क्रूड नेचुरल रबर इज सॉफ्ट। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। फिर इनका पतला पतला शीट बनाया जाता है मशीनों में डाल करके, और फिर इसको इंडस्ट्री में भेजा जाता है। द क्रूड रॉ नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, गमी एंड स्टिकी मास। इट इज insoluble in water, dilute acid and alkali, but soluble in benzene, chloroform, ether, petrol and carbon disulfide. It has low elastic and tensile strength. तो ये सब इसके नेचुरल रबर के प्रॉपर्टीज़ हैं। नेचुरल रबर जो है वो अगर इसके हम रिएक्शन की बात करें तो आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन इसको हम जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें नेचुरल रबर मिलता है। आइसोप्रीन का आयुपैक नेम 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन को जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें नेचुरल रबर मिलता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल रबर गिव्स मेनली आइसोप्रीन। Thus, isoprene is a monomer of natural rubber. तो आइसोप्रीन क्या हुआ? एक तरह का मोनोमर हुआ रबर का, क्योंकि मोनोमर जो है रबर का वो आइसोप्रीन है, और आइसोप्रीन से ही हम लोग नेचुरल रबर ऑब्टेन करते हैं। आइसोप्रीन को जब पॉलीमराइजेशन करते हैं
तो हमें नेचुरल रबर मिलता है, मतलब कि मोनोमर क्या हुआ आइसोप्रीन, और नेचुरल रबर क्या हुआ पॉलीमर। तो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से हमें नेचुरल रबर मिलता है। द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट आर 11,000 to 20,000 विच आर लिंक टुगेदर इन ए चेन। तो 11,000 से 20,000 तक जो है आइसोप्रीन का चेन होता है, और वो लिंक्ड चेन होता है, और वो कन्वर्ट होता है फाइनली नेचुरल रबर में। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक ऑफ क्रूड रबर हैज फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। इसके फॉलोइंग ड्रॉबैक है, इसके बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि पहला अगर देखा जाए ड्रॉबैक, तो वो ये है कि इट कैन बी अटैक्ड बाय एसिड का अटैक इन पे होता है। अगर ये एसिड अगर इस पर गिरेगा तो इसको क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, इसके क्वालिटी को चेंज करेगा। जैसे कि HNO3 और H2SO4 अगर इस पर अगर पड़ गया H2SO4 और HNO3 तो इसके क्वालिटी को डिग्रेड करेगा, इसकी क्वालिटी को ख़राब करेगा। दूसरा है इसका ड्रॉबैक कि इट बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर and soft and sticky at high temperature. So this becomes hard and brittle at low temperature and soft and sticky at high temperature. It can be used only in temperature range of 10 degree to 60 degree. So it can be used only in temperature range 10 degree to 60 degree. 10 डिग्री टू 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसको सिर्फ यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जो है दूसरे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा या फिर कम होगा टेम्परेचर, तो इसको यूज नहीं किया जा सकता है। इट हैज़ ए लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये वाटर को काफ़ी एब्जॉर्ब करता है, तो इट हैज़ लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इट इज़ प्लास्टिक इन नेचर। Fifth drawback is due to its oxidation in air, it is not durable. Sixth drawback, it possesses marked tackiness. That is, when two crude rubber surfaces are pressed together, they join. When two crude rubber surfaces are pressed together, they joined. मतलब दो अगर क्रूड रबर को आप लोग प्रेस करेंगे एक साथ तो वो क्या हो जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अब इसके ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका वल्कनाइजेशन करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? सो बेसिकली the process of heating natural rubber with sulfur to improve its properties is called vulcanization. So we know that what is vulcanization? The process of heating natural rubber with sulfur to improve its properties is called vulcanization. वल्कनाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर ने इसका खोज किया था, डिस्कवर किया था इसका वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में, कि उसके प्रॉपर्टी को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है वल्कनाइज करके। वल्कनाइज कैसे किया जाता है? सल्फ़र के साथ हीट करके, सल्फ़र को मिला करके उसको हीट करते हैं रबर को, तो उसी को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। When natural rubber is heated with sulfur or other suitable reagent, a non-reversible, that is, irreversible chemical reaction occur. Irreversible chemical reaction का मतलब हुआ कि एक बार जो रिएक्शन हो गया सो हो गया, फिर वो रिवर्स नहीं जा सकता है, मतलब उसको फिर से दोबारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इट इज़ irreversible chemical reactions occur. Cross linkage are formed between adjacent polymeric chain and natural rubber. Thermoplastics changes into cross links polymer thermoset. तो इसमें क्या होता है कि
प्लास्टिक्स जो है, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, इसको फिर से जो है इसके फॉर्म में दोबारा लाया जा सके। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल रबर वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में बेसिकली क्या होता है कि जब एक बार आपने रबर को वल्केनाइज कर दिया, मतलब हीट कर दिया, तो वो थर्मोप्लास्टिक से चेंज होकर के थर्मोसेट्स बन जाएगा, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा अब उसमें, मतलब उसको चेंज करना चाहे, उसके फिर से एक इनिशियल पोजीशन में लाना चाहे तो वो नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करें तो इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि रॉ और अनवल्केनाइज्ड नंबर ऑफ चेन्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब उसको हम लोग क्या किए, वल्कनाइज किए सल्फ़र के साथ। तो सल्फ़र के साथ जब वल्कनाइज किए तो वो क्रॉस लिंक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि बना, इसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। रबर किससे हम लोग बना रहे थे, रबर हम लोग बना रहे थे आइसोप्रीन से। तो आइसोप्रीन को जब हम, यहाँ पे बहुत सारे आइसोप्रीन हैं, अब उसको हमने वल्कनाइज किया सल्फ़र के साथ मिला करके हीट किया, तो वो बन गया डबल, जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो वल्कनाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से वल्कनाइजेशन रबर का करते हैं। इसके बाद अगर हम एडवांटेज की बात करें, वल्कनाइजेशन में अगर जो हमें क्या एडवांटेज हुआ था, वल्कनाइजेशन ट्रांसफॉर्म ए वीक इलास्टोमस इनटू स्ट्रॉन्ग, मतलब वीक को ये इलास्टोमस को स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब जो है हमारा रबर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो भी उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स थे वो ड्रॉबैक्स ख़त्म हो जाएंगे। इलास्टिक्स एंड टफ रबर, अब ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक्स भी हो जाएगा ज़्यादा और टफ भी हो जाएगा। वल्कनाइज्ड रबर हैज़ लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो हमारा नेचुरल रबर था वो हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी था, अब ये वल्कनाइज्ड रबर जो हो जाएगा ये लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा। गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी दूर तक इसको खींचा जा सकता है, फिर से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, मतलब ये टूटेगा नहीं, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हाई रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड एब्रेशन, रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा टू ऑक्सीडेशन, और इलास्टिसिटी इसका क्या हो जाएगा, काफ़ी जो है इलास्टिसिटी इसका लो हो जाएगा। मतलब कहने का है कि ये इलास्टिक जो है इसका इलास्टिसिटी लो हो जाएगा। नेग्लिजिबल थिकनेस एंड बेटर रेसिस्टेंस टू केमिकल, थिकनेस क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और बेटर रेसिस्टेंस टू केमिकल। अब इसमें केमिकल का कोई रिएक्शन जो है, अगर कोई केमिकल, अगर कोई एसिड वगैरह इसमें आ भी जाए तो उसका कोई नेग्लिजिबल जो उसका जो है बेटर, उसको जो है रेसिस्ट कर सकता है ये वल्कनाइज्ड रबर। तो ये थे हमारे वल्कनाइज्ड रबर के कुछ बेनिफिट्स, जो कि हमारा नेचुरल रबर का कुछ ड्रॉबैक थे, उसके ड्रॉबैक्स को ये जो है वल्कनाइज्ड रबर ख़त्म कर देता है। तो इसलिए हम लोग रबर का वल्कनाइजेशन करते हैं। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर इसको हम रियल लाइफ में भी अगर देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बहुत सारी खामियों को, बहुत सारे ड्रॉबैक को इसने ख़त्म किया वल्कनाइज्ड रबर ने। सो वल्कनाइज्ड रबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।